तो हेलो गाइस, जैसे हम अपनी यूनिट 2 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कवर कर रहे हैं, इसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टॉपिक पे अभी हैं, जिसमें हम रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन कवर कर चुके हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अभी हम बीच में कह सकते हैं, तो वो हम इसमें कंप्लीट फिनिश कर देंगे। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे ड्रॉ द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कवर, डेवलप प्रोटोटाइप कवर्ड, हम अपने थर्ड स्टेप पे है, जो कि है मॉडल द रिक्वायरमेंट्स। अब मॉडल द रिक्वायरमेंट्स में हम अपना डेटा फ्लो डायग्राम कवर कर चुके हैं, जो कि 3 टाइप का होता है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इधर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में हम अपना कवर करेंगे ईआर डायग्राम, डेटा डिक्शनरी एंड डिसीजन टेबल। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ईआर डायग्राम क्या होता है। अब ईआर डायग्राम आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी काम आएगा, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ईआर डायग्राम होता क्या है, देख लेते हैं। An ER diagram, entity relationship diagram, is a type of diagram used in database designed to visually represent how data is organized and related. इसमें हम देखेंगे कि हमारा डेटा कैसे ऑर्गेनाइज्ड है और कैसे कनेक्टेड है। अब डेटा फ्लो डायग्राम में हमने देखा था हमारा फ्लो कैसे जो आ रहा है, हमारा डेटा फ्लो कैसे हो रहा है। इसमें हम देखेंगे हमारा डेटा ऑर्गेनाइज कैसे है और एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है। इसमें हम देखेंगे पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले एंटिटी, जो कि टेबल को रिप्रेजेंट करेगा रेक्टेंगल से। एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट कॉलम। अब ये आपकी टेबल हो गई, ये पूरी आपकी एंटिटी हो गई, और ये वाला पार्ट आपका हो गया एट्रीब्यूट, जो कि कॉलम होंगे। रिलेशनशिप आपकी, ये हम डायमंड से शो करेंगे आपकी एंटिटीज कैसे कनेक्टेड है। लाइंस कनेक्ट एंटिटीज एंड रिलेशनशिप। अब जो आपकी एंटिटीज है और रिलेशनशिप है वो कैसे कनेक्टेड है, ये हम एक लाइन से शो करेंगे। एक बार हम थोड़ा डीप में देख लेते हैं कि एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप ये सब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले एंटिटी क्या होता है। रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स अबाउट विच डेटा इज स्टोर्ड। ठीक है, जो हमारा डेटा है, जो रियल लाइफ एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और हमारा डेटा किस चीज के ऊपर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स अबाउट विच डेटा इज स्टोर्ड, वो हमारी हो जाएंगी एंटिटी। ड्रॉ एज रेक्टेंगल। अब ये 2 टाइप की होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वीक एंटिटी क्या होगी, डिपेंड ऑन अनदर एंटिटी। अब ये कैसे हो सकता है, ये हम आगे देखेंगे विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल। एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज और रिलेशनशिप। अब एट्रीब्यूट्स आपकी एंटिटी की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। आपकी एक मेन, फॉर एग्जांपल मैं एक एंटिटी हूँ, और जो मेरी प्रॉपर्टीज है, मेरा नेम, मेरी एज, मेरी हाइट, मेरा वेट, मेरी आईडी, सब कुछ, मेरा फोन नंबर, मेरी एज, वो सब हो गए मेरे एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जो कि मेरी प्रॉपर्टीज रहेंगी। ये हम ऐसा ओवल करते हैं, ये हम ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। अब एट्रीब्यूट्स में टाइप होते हैं। सबसे पहले सिंपल एट्रीब्यूट, जो कि नॉर्मल एट्रीब्यूट होगा कि हाँ ठीक है, कुछ भी इसका ऐसे एक्स वाई सी कोई भी एट्रीब्यूट है कि नेम क्या है, व्हाटएवर व्हाटएवर। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, ये क्या होते हैं, कैन बी डिवाइडेड। अब कैन बी डिवाइडेड कैसे, ये आपका एड्रेस एक एंटिटी हो, एट्रीब्यूट हो गया। अब हाउस नंबर, आपका स्ट्रीट नंबर, और आपका पिन कोड, फिर आपका स्टेट या फिर आपकी कंट्री, ये सब आपके कंपोजिट एट्रीब्यूट में आ जाएंगे। फिर डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या हो गया, लेट्स से ये आपका डीओबी है और ये आपकी एज है। तो अगर मुझे आपका डीओबी नहीं पता है तो मैं आपकी एज नहीं बता सकती। ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड क्या हो गया, ये आपका फोन नंबर या फिर ईमेल, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, कैन बी मल्टी वैल्यूड की एट्रीब्यूट, जो कि एक होगा। ठीक है, जैसे आपका, आपके कॉलेज में आपके बहुत, लेट्स सपोज ये आप हो और आपके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो जो भी आपका एक कोई भी कॉलेज की आईडी होगी, तो वो बस आपकी होगी, किसी और की नहीं होगी, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, की एट्रीब्यूट। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप और कार्डिनलिटी क्या होता है। रिलेशनशिप क्या होता है, सो एसोसिएशंस बिटवीन एंटिटीज। अब आपकी एक ये एंटिटी है, एक ये एंटिटी है, इसके बीच में क्या रिलेशन है,
ये हमारा रिलेशनशिप बताता है। अब जैसे मैं और मेरा कॉलेज, स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हमारा इससे पता लगता है। अब ड्रॉन इज डायमंड, अब ये 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले 1 to 1, 1 to many, many to many। 1 to 1 में क्या होगा, वन एंटिटी रिलेटेड टू वन एंटिटी, वन एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड with many others, many entities can be related to many others। कार्डिनलिटी क्या होता है, मैपिंग कॉन्स्ट्रेंट्स। अब जितने भी आपके कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मैप करना, डिफाइंस हाउ मेनी एंटिटीज आर इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप। आपकी एंटिटीज कितनी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं ये आपका बताता है कार्डिनलिटी। 1, मैनी, 0, 1 ये ऑप्शन में आता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कीज क्या होती है। सबसे पहले प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या होगी, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड, नो डुप्लीकेट्स, कैन नॉट बी नल। एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी इन एम्प्लॉय टेबल। अब ये आपकी एक टेबल है, ठीक है, इसमें आईडी, नेम, एज और लेट्स सपोज जेंडर, ठीक है, 1 2 3 ABCXYZ MNO 21 22 23 मेल फीमेल मेल, ठीक है। अब इस टेबल में प्राइमरी की क्या होगी, आपकी आईडी, ठीक है। इससे हमें एकदम पता लग जाएगा कि एक बंदे की आईडी एक ही हो सकती है। अब 1 आईडी पे एक ही बंदा हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि 1 बार बार रिपीट हो रहा हो, नहीं। इसमें हम थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं टेबल में, आपका लेट्स सपोज ईमेल और फोन भी है, ठीक है, सबका, ठीक है, अलग अलग। ये इसी टेबल में ऐड होने, ये इसलिए बनाया क्योंकि आगे समझ में आएगा फिर। कैंडिडेट की क्या होता है, ऑल एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी प्राइमरी की। अब एक टेबल में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो कि आपकी प्राइमरी की बन सकते हैं, जैसे कि आपकी आईडी, एक नेम चेंज हो सकता है, एज भी बहुत सारे हो सकते हैं सेम लोग की, जेंडर भी हो सकता है, ईमेल सबका अपना अलग अलग होगा, फोन नंबर सबका अलग अलग होगा। तो आपका आईडी, ईमेल और फोन नंबर यूनिक हो गया, ये सब आपकी हो जाएगी कैंडिडेट की। लेकिन इसमें से कोई एक ही आपकी प्राइमरी की बनेगी। फिर सुपर की, a set of attributes that uniquely identify a record can have extra fields, example employee id name, ठीक है। अब जितनी भी हमारे कीज हैं जो कि कैंडिडेट की हैं या फिर जो कि यूनिक है, वो सब सुपर की होंगी, ये सब हमारी सुपर कीज में आएंगी। सुपर की एक ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स, कैंडिडेट की जो जो आपकी प्राइमरी की बन सकती है, और प्राइमरी की एक जो कि हम चूज करेंगे उन सब में से। ऑल्टरनेट की, कैंडिडेट की दैट आर नॉट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की, हमने आईडी प्राइमरी की सेलेक्ट कर ली है, अब हमारा ईमेल और फोन नंबर बचा है जो कि यूनिक है लेकिन हमने उसको सेलेक्ट नहीं किया है, तो वो हमारी आ जाएगी ऑल्टरनेट की पे। फॉरेन की, लिंक्स टू वन टेबल टू अनदर टेबल, स्टेब्लिश रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जैसे एक आपकी टेबल ए है, एक बी है, फोन, नेम, आईडी, नेम, एज। अब यहाँ पे आईडी प्राइमरी की है, आईडी प्राइमरी की है, और यहाँ पे फोन नंबर हमारा प्राइमरी की है। ये सेम डेटा है, सेम आईडी, ठीक है। जो यहाँ पे प्राइमरी की है वो यहाँ पे नॉर्मल की कैसे काम करिए, तो हमारा क्या हो रहा है, डेटा फैच हो रहा है इस टेबल से। जो हमारी आईडी टेबल ए में है तो एज ए फॉरेन की काम कर रही है, यहाँ का डेटा फैच करके हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फॉरेन की। अब कॉम्पोजिट की, कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, एग्जांपल स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी। अब कॉम्पोजिट की वही जो कि आपकी बहुत सारी कीज में हो सकती है कि स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, ये सारी अलग अलग आईडीज जो होती है वो। यूनिक की, सिमिलर टू प्राइमरी की बट अलाउ वन नल वैल्यू। आपने देखा होगा प्राइमरी की में कैन नॉट बी नल वैल्यू, एक भी नल वैल्यू नहीं हो सकती। आईडी सबकी आईडीज होनी चाहिए, सबके फोन नंबर होने चाहिए, सबके मेल होनी चाहिए। लेकिन यूनिक की में क्या होता है, वो आपकी प्राइमरी की जैसी होती है, बस उसमें नल वैल्यू अलाउ होती है। अगर उसमें कोई खाली में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, एक नल वैल्यू चलेगी उसमें, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं ईआर डायग्राम फॉर होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट का कैसे सिस्टम रहेगा, कि उसमें क्या क्या एंटिटीज होती है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सब हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा एक होटल है, उस होटल के अंदर रूम्स हैं, होटल हैज रूम्स, रूम्स आर reserved for guests, गेस्ट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमारा स्टाफ। ठीक है, और ठीक है, ये हमारा पूरा ईआर डायग्राम का पार्ट हो गया, एंटिटीज और हमारा रिलेशनशिप। अब एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, होटल की लोकेशन, ठीक है, कोई उसका फोन नंबर होगा, नेम होगा, आईडी होगी। अब रूम्स, रूम नंबर, रूम टाइप, रूम प्राइस, आईडी, नेम, एज, कॉन्टैक्ट। अब जो हमारा प्राइमरी रहेगा उसको हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, एड्रेस, और भी आप काफी कुछ लिख सकते हैं अपने हिसाब से, पर मेन यही है। स्टाफ, आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट, सैलरी, डिपार्टमेंट, आईडी, डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया ईआर डायग्राम फॉर होटल मैनेजमेंट। इसमें हमने देखा होटल में रूम्स होते हैं, रूम्स में गेस्ट होते हैं, गेस्ट स्टाफ मेंटेन करता है, और स्टाफ का भी डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, अब होटल के क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज की, हमारा होटल रूम से कैसे कनेक्टेड है, रूम के एट्रीब्यूट्स, गेस्ट के एट्रीब्यूट, स्टाफ के, डिपार्टमेंट के, ये सब हमने पूरा कवर कर लिया अपना ईआर डायग्राम फॉर होटल मैनेजमेंट। अब हम देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ ईआर डायग्राम फॉर शॉपिंग एप्लीकेशन। सबसे पहले आपका यूजर, यूजर को कोई प्रोडक्ट पसंद आया, कार्ट में गया, पेमेंट करेगा, वो सब करेगा, बाकी जो प्रोसेस है अपना एड्रेस वगैरह। और ठीक है, अब ठीक है, ये सब ऐसे। अब यूजर का सबसे पहले लॉगिन करेगा, तो नेम, आईडी, मेल आईडी, एड्रेस,
कभी कभी वो लोग एज भी प्रेफरेंस के लिए पूछते हैं, आपका साइज, मेजरमेंट्स जो भी हो जाएगा वो यूज़र का सब आ जाएगा। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, इसमें प्रोडक्ट की आईडी, फिर कार्ट आईडी, पेमेंट में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, सीओडी, यूपीआई, नेट बैंकिंग, और हमारा क्रेडिट डेबिट कार्ड। अब ऑर्डर स्टेटस में क्या आएगा कि अगर हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है तो रिसिप्ट शो होगी, और अगर नहीं हुआ तो फेल शो होगा। ईआर डायग्राम फॉर शॉपिंग एप्लीकेशन हमारा हो चुका है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, डेटा डिक्शनरी। अब डेटा डिक्शनरी क्या होता है, आपको बहुत बेसिक से समझ में आ रहा होगा कि डेटा की डिक्शनरी, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। A data dictionary is a list that explains every piece of data in a system. आपके सिस्टम में जो भी डेटा है उसको जो एक्सप्लेन कर रहा है वो है हमारा डेटा डिक्शनरी। एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपका जैसे सबका अटेंडेंस रजिस्टर होता है, हम उससे एग्जाम्पल ले सकते हैं। सबसे पहले आपका रोल नंबर लिखा होगा, फिर नेम लिखा होगा, क्लास, लेट्स सपोज ब्रांच और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देन आपकी अटेंडेंस। ठीक है, तो अब जो रोल नंबर है और जो नेम है, ठीक है, यहाँ पे हमने भले ही 1 2 3 4 लिख दिया है, इधर ए बी सी हमने लिख दिया है, क्लास सेक्शन ए बी सी, ठीक है, लेकिन अगर हमारी ऊपर ये वाली हेडिंग नहीं होगी तो हमें देखना पड़ेगा, हमें कंफ्यूजन होगा कि अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो इसलिए हमारी डेटा डिक्शनरी इंपॉर्टेंट होती है, जिससे हमें पता लग जाए कि हमारा ये डेटा किस चीज़ का है, फिर ये डेटा किस चीज़ का है और ये डेटा किस चीज़ का है। ठीक है, इट टेल्स व्हाट द डेटा मीन्स, ये हमें बताता है कि हमारे डेटा का क्या मतलब है। जैसे कोई एक हमारी रो है, उस रो में किस चीज़ का डेटा है, क्या वो डिफाइन कर रहा है, वो टाइप ऑफ एग्जैक्टली नंबर, टेक्स्ट, डेटा, ये हम इस टर्म में देख रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको भी रियल लाइफ के एग्जांपल से समझाया कि वो टाइप इज रोल नंबर, नेम, और एनी अटेंडेंस की प्रेजेंट एब्सेंट, सेक्शन कौन सा है, ये सब। साइज, हाउ लॉन्ग इट कैन बी, हमारा डेटा कितना बड़ा हो सकता है। जैसे कि अगर हमारा रोल नंबर है तो वो बहुत ऐसा स्पेसिफिक नंबर्स का होता है कि 12 नंबर का है, 13 का है, तो वो एक इसका साइज हो गया। फिर हमारा नेम होता है, उसमें हमारा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ऐसे आ जाएगा, तो उसका साइज होगा। तो ये सब हमारा डेटा डिक्शनरी बताता है। इट हेल्प्स एवरीवन अंडरस्टैंड द डेटाबेस, ये हमारी हेल्प करता है अपने डेटाबेस को समझने में। अब हेल्प कैसे करेगा कि अगर हमारा कोई नेम वाला कॉलम है या नेम वाली कोई रो है, तो पता लगेगा कि इस कॉलम में नेम है या इस कॉलम में ये है, तो वो हमें डिफाइन हो जाएगा। डेटा डिक्शनरी, अ लिस्ट एक्सप्लेनिंग ऑल डेटा इन द सिस्टम, हमारे सिस्टम में जो भी डेटा है उस सब की लिस्ट को हम डेटा डिक्शनरी बोलते हैं। अब एक बार इसको मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से भी बताती हूँ एक और। जैसे ये हमारी एक यूजर का डेटा है, ठीक है, हमारा इसमें प्राइमरी की है सीरियल नंबर। अब यहाँ पे सीरियल नंबर लेट से 1 2 3, नेम ए बी सी, एज 21 22 23, और डीओबी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक हमारा यूजर का डेटा हो गया और एक हमारे पास मेटा डेटा है। अब मेटा डेटा क्या होगा, डेटा अबाउट डेटा। अब यहाँ पे हमारा प्राइमरी की क्या है, सीरियल नंबर। अब हमारा सीरियल नंबर यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, पर यहाँ पे जो ये वाला डेटा है, नेम भी चलो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमारे पास मेल आईडी और फोन नंबर लिखा है ए बी सी का, ठीक है। लेकिन हमें अपने इस डेटा में सीरियल नंबर 1 वाले बंदे का
एज पता करनी है, ठीक है, या हमें उसका डीओ भी पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे, हमारे पास तो है ही नहीं, हमें लेट्स सपोज उसकी एज और डीओबी की नीड पड़ गई, तो हम क्या करेंगे, अपने इस यूजर डेटा के सीरियल नंबर को, जैसे हमें 2 की चाहिए तो हम फेच करेंगे 2 की डिटेल, हम इधर जाएंगे और इधर से हमें पता लगी उसकी एज है 22, तो यहाँ पे हमें पता लग जाएगा सीरियल नंबर 2 वाले इंसान की एज 22 है, सिंपल, ठीक है। डेटा डिक्शनरी इज ऑल्सो नोन एज रेपोजिटरी एंड सिस्टम कैटलॉग। अब ये रेपोजिटरी और सिस्टम कैटलॉग कैसे कहलाता है, भाई रेपोजिटरी मतलब होता है ना कहीं पे आपका डेटा स्टोर है, तो ऑफ कोर्स इसमें स्टोर ही रहेगा और सिस्टम का कैटलॉग भी रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिसीजन टेबल। अब ये देखते हैं डिसीजन टेबल क्या होता है। इसमें हमारी 2 चीजें होती है। डिसीजन टेबल मतलब जहां पे हम कोई डिसीजन ले रहे हो उसके लिए हमने अपनी कोई एक टेबल बना दी हो। अब इसमें 2 चीजें रहेंगी, कंडीशंस और एक्शंस। कंडीशंस में क्या रहेगा, व्हाट कैन हैपन, क्या हो सकता है। एक्शंस में क्या आएगा, व्हाट द सिस्टम शुड डू, हमारे सिस्टम को क्या करना चाहिए। 2 चीजें होंगी, इसमें सिर्फ 2 चीजें याद रखना दिमाग में, एक्शन और कंडीशन। इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, एक बार ये देखते हैं। इट हेल्प्स प्रोग्रामर टू अवॉइड मिस्टेक्स व्हेन दे आर मेनी रूल्स। जब हमारे पास बहुत सारे रूल्स होते हैं तो हमारा जो प्रोग्रामर होता है उसकी हेल्प हो जाती है, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि किस कंडीशन पे क्या एक्शन होगा, ठीक है। देखते हैं, अब हम लाइब्रेरी का एग्जांपल लेते हैं। अ पर्सन कैन बोरो अ बुक ओनली इफ दे आर अ मेंबर, द बुक इज अवेलेबल, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा हो गया एक्शन, क्योंकि वो बुक ले रहा है, किन कंडीशंस पे, इन 2 कंडीशंस पे, ठीक है। अब अगर आपका वो कोई भी पर्सन मेंबर है और बुक अवेलेबल है, वो तभी उस बुक को बाय कर सकता है। अगर वो मेंबर नहीं है तब भी वो बाय नहीं कर पाएगा, या फिर वो बुक ही अवेलेबल नहीं है तो वो कैसे बाय कर लेगा। तो ये आपका एक्शन हो गया और ये कंडीशन हो गया। आपका एक्शन कंडीशन पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। डिसीजन टेबल, अ टेबल टू डिसाइड एक्शन बेस्ड ऑन कंडीशन। एक टेबल जिसपे एक्शन बेस्ड होते हैं कुछ कंडीशंस पर। अभी देखते हैं, ये आपकी एक ऐसी टेबल बनाएंगे, कंडीशन लिखी होगी, एक्शन लिखे होंगे, फिर हमारे रूल्स होंगे, रूल 1, रूल 2, रूल 3, कि ठीक है ये आपका रूल है, ऐसे ऐसे करके है, वो हम इधर लिख लेंगे। फिर इसको एग्जाम्पल के साथ लिख लेते हैं। ईमेल और पासवर्ड, जब आप अपने लॉगिन पेज पे जाते हैं आपके पास मेल आएगा और पासवर्ड आएगा कि आप उसको एंटर करो। फिर हम उसकी कंडीशंस और एक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले ईमेल, पासवर्ड और ये 2 हमारी हो गई कंडीशंस, C1 C2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्शन। अब देखते हैं, अब जब हम अपना लॉगिन कर रहे होते हैं तो अगर हमारा मेल सही है लेकिन हमने पासवर्ड गलत डाल दिया तो हमारे एक्शन में क्या आएगा, हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अब हमने मेल फिर दोबारा से सही डाल दिया है और पासवर्ड भी सही डाल दिया है तो हम एंटर कर जाएंगे, पर हमने मेल गलत डाल दिया है और अपना पासवर्ड सही डाल दिया है तब भी हम एंटर नहीं कर पाएंगे। हमने अपना मेल भी गलत डाल दिया और पासवर्ड भी गलत डाल दिया तो हम एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये दिस इज हमारे कंडीशंस पे हमारा एक्शन बेस रहेगा। तो दिस इज डिसीजन टेबल, कि ये हमारी डिसीजन टेबल बन के आ गई है जिसमें हमारे एक्शन कंडीशन पे बेस्ड है। It is a tabular representation of different conditions and corresponding actions in a system used to define complex business rules and decision logic in a clear एंड स्ट्रक्चर्ड वे। इससे हमारी हेल्प ये होती है कि हमें क्लियर और एक स्ट्रक्चर्ड वे पता लग जाता है। जैसे इस एग्जांपल में हमें पता लग गया कि हमारे पास बस
एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें हम अपना एंटर कर पाएंगे लॉगिन पेज से, अपने जो भी व्हाटएवर जिस पेज पे भी हमें जाना है। तो इससे हमारा क्लिस्टर क्लियर हो गया कि दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड वे, कि बस भाई जब तुम्हारा ईमेल और पासवर्ड दोनों सही होगा तभी आप एंटर कर पाओगे, उसके अलावा आप एंटर नहीं कर पाओगे। तो ये हमारा हो गया डिसीजन टेबल। अब हम देख लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक कैसे, हमने इसमें सबसे पहले ड्रॉ द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम किया, फिर हमने प्रोटोटाइप बिल्ड किया, फिर हमने मॉडल द रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या कवर कर लिया है, डेटा फ्लो डायग्राम, ईआर डायग्राम, डेटा डिक्शनरी, डिसीजन टेबल, ये चारों टॉपिक्स हमारे कवर हो गए। अब हमारा लास्ट स्टेप आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का, फाइनलाइज द रिक्वायरमेंट्स। इसको देख लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इतना कुछ इसमें है भी नहीं। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ द रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोसेस। ये हमारे जो हमने प्रोसेस देखे थे अपने सारे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के, उसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस का लास्ट टॉपिक है। ऑल गैदर्ड, जहाँ पे ऑल गैदर्ड रिक्वायरमेंट्स आर रिव्यूड विद स्टेक होल्डर्स। जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको हम बिठा लेंगे अपने कि भाई दिस इज द फाइनल स्टेप। यही हमारे पास यूज केस डायग्राम भी आ गया, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट डायग्राम आ गया, हमारे पास डेटा फ्लो डायग्राम आ गया, हमारे पास ईआर डायग्राम आ गया। तो हमारे पास अब सब कुछ हमें पता लग गया है कैसे कैसे करना है। यहाँ पे हम बैठ के अपने स्टेक होल्डर्स के साथ डिसाइड कर रहे होंगे या उसके साथ रिव्यू कर रहे होंगे। स्टेक होल्डर्स में क्लाइंट, डेवलपर्स, टेस्टर, यूजर एक्सेट्रा। अनक्लियर और कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स आर रिजॉल्व। अब मान लो किसी के दिमाग में कोई भी एक पॉइंट अटका हुआ है तो वो यहाँ पे बैठ के हम अपना क्लियर कर लेंगे। Every requirement is documented properly in a SRS document. The document then approved and signed off by all parties, meaning no further major changes without formal approval. यहाँ तक आते आते हम अपना पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट बना लेंगे कि भाई दिस इज द प्रोसेस, ऐसे ऐसे ये होने वाला है और ये यूजर्स या फिर मतलब जो भी काम करने वाले उधर पे रहेंगे कि हाँ ये काम करे, सबको आपको बता दिए कि ये फाइनल एक डॉक्यूमेंट के जैसे आपके पास आ जाएगा। पर्पस क्या है इसका, क्यों कर रहे हैं हम ये? टू मेक श्योर एवरीवन एग्रीज ऑन व्हाट द सिस्टम विल डू, टू अवॉइड कंफ्यूजन ड्यूरिंग डिजाइन और डेवलपमेंट। अभी तक हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था डेवलपमेंट, ठीक है। अभी तक हम बस थ्योरी वाला पार्ट कह सकते हो, ग्राफिकल पार्ट कह सकते हो, रिप्रेजेंटेशनल पार्ट कह सकते हो, वो क्लियर किया। क्यों क्लियर किया? टू अवॉइड कंफ्यूजन्स ड्यूरिंग डिजाइन और डेवलपमेंट, टू क्रिएट अ बेसलाइन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग विल फॉलो दीज फाइनलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स। इसका एग्जांपल समझते हैं। सपोज यू आर बिल्डिंग अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम आफ्टर डिस्कसिंग योर फाइनलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स लाइक यूजर्स कैन बोरो अ मैक्सिमम ऑफ 3 बुक्स एट अ टाइम। अब हमने अपनी लाइब्रेरी बनाई है और हमने उसमें डिसाइड कर लिया कि एक यूजर आएगा वो 3 बुक्स मैक्सिमम बोरो कर सकता है, उससे ज़्यादा वो बोरो नहीं कर सकता। द सिस्टम शुड ऑटोमेटिकली सेंड अ रिमाइंडर ऑफ 2 days बिफोर द ड्यू डेट। ये हम सब पहले ही डिसाइड करके रख रहे हैं कि मैक्सिमम 3 बुक्स 2 days बिफोर, जब उसका फाइन लगने वाला उससे पहले हम उसको एक बार नोटिफाई कर देंगे। ओनली द लाइब्रेरियन कैन ऐड और रिमूव द बुक्स। वंस दीज आर फाइनलाइज्ड दे बिकम फिक्स्ड पॉइंट्स फॉर द डिजाइन ऑफ कोडिंग फेज। जब आप एक बार आपका डिसाइड हो गया कि ठीक है ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, ये सब चीज़ें, फिर हम उस पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे जिससे भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट किसी के बीच में भी ना हो। तो ये हमारा हो गया फाइनलाइज द रिक्वायरमेंट। दैट्स इट फॉर द वीडियो। यहाँ पे हमने अपना पूरा रिक्वायरमेंट एनालिसिस कवर कर लिया है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new